Hello student, welcome to my Bookload channel. My name is Vikas Rosso. Today we are going to start chapter landforms and their evolution from class 11th NCERT Geography book. इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आइए हम देख लेते हैं कि किन किन टॉपिक्स पे यहाँ हम डिस्कशन करने वाले हैं. फर्स्ट, रनिंग वाटर. सेकेंड, इरोजनल लैंडफॉर्म्स में क्या क्या आएंगे, वैलीज, potholes, plunge pools, incised and entrenched meanders, river terrace, pool, sinkholes, lapies, limestone pavements, caves. Depositional landforms में क्या क्या आएंगे, alluvial fans, deltas, floodplains, natural levees, point bars, meanders, stalactites, stalagmites, pillars, glacier, groundwater. और भी टॉपिक्स हैं जैसे कि pediments, pediplains, playas, deflation hollows and caves, mushroom table and pedestal rocks, shark, horns and segregated ridge, glacial valleys, trough, cliff, terrace, cave, stacks. Depositional landforms में sand dunes, beaches dune, bars, barrier, spits, moraines, esker, outwash plains, drumlins, waves and current, high rocky coast, low sediment coast and winds. ये सारे टॉपिक्स हम यहाँ पे कवर करेंगे. तो चलिए हम अपना इस चैप्टर स्टार्ट करते हैं. आप सभी लोग जानते हैं कि इरोजन कॉजेज द चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. इरोजन की वजह से अर्थ के सरफेस पे क्या आते हैं, बहुत सारे बदलाव आते हैं. ठीक है, सॉरी. ये होता किन कारणों से, दो वजहों से होता है बेसिकली, इरोजन और डिपोजिशन. इरोजन से क्षरण से मतलब है कि छोटे छोटे कण मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं और उनका कलेक्शन होता है. जहां कलेक्शन होता है उसको हम डिपोजिशन कहते हैं. बिकॉज ऑफ डिपोजिशन टू चेंजेस ऑकर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. हाँ, दोनों ही वजह से चेंजेस होते हैं अर्थ पे, इरोजन और डिपोजिशन दोनों ही. क्षरण हो रहा है तब भी, जहां से क्षरण हो रहा है वहां से कि जो ज्योग्राफिकल टोपोग्राफी उसमें बदलाव आएगा, और जहां पे इकट्ठा हो रहा है वहां की ज्योग्राफी टोपोग्राफी में चेंजमेंट आएगा. इन सभी को डिस्कशन करने से पहले ये जान लेते हैं हम कि लैंडफॉर्म किनको कहते हैं. लैंडफॉर्म एक छोटे से मीडियम मींस मध्यम स्तर तक के ट्रैक्स होते हैं या पार्सल्स होते हैं, जिनको आप पीस ऑफ ग्राउंड्स भी कह सकते हैं. अर्थ के सरफेस पे जब बहुत सारे इस तरीके के लैंडफॉर्म्स आपस में जुड़ते हैं तो लैंडस्केप बना देते हैं. जैसे कि हम बहुत सारे लैंडफॉर्म्स इस तरीके से देखें और इनको जोड़ने का प्रयास करें इस तरीके से, तो ये कलेक्टिवली लैंडस्केप कहलाएंगे. ओके, लैंडस्केप, ये कलेक्टिवली लैंडस्केप कहलाएंगे और ये इंडिविजुअली लैंडफॉर्म्स होते हैं. रनिंग वाटर सबसे कॉमन कॉज है इस तरीके के इरोजन और डिपोजिशन का. और ये रनिंग वाटर कैसे, किससे ज्यादा रिलेटेड है, एक हैवी रेनफॉल से. अगर बहुत अधिक वर्षा होगी तो स्वाभाविक सी बात है कि पानी का बहाव भी तेज होगा. ठीक, तो क्या होता है, इसकी वजह से हमें लैंड सरफेस पे डिग्रेडेशन देखने को मिलता है, क्षरण देखने को मिलता है. रनिंग वाटर दो कंपोनेंट होते हैं सॉरी, या तो ओवरलैंड फ्लो होगा या तो लीनियर फ्लो होगा. लीनियर फ्लो से मतलब है नदियों में बहाव से, नहरों में बहाव से पानी का. ओवरलैंड फ्लो का मतलब है कि अगर इस तरीके से ये माउंटेन है और साइड से अगर देखें इस तरीके का ये प्लेन इसकी साइड की सरफेस है, और यहाँ पे ये पानी की बहाव से इस तरीके से हल्की हल्की यहाँ पे इस तरीके से दरारें पड़ गई हैं. दरारें ना कहें, लाइनें कहें इसको हम. ठीक है, नलिकाएं बन गई हैं, नालियां बन गई हैं, इनको हम रिलीज कहते हैं, रिल्स.
ठीक है, ये रिल्स हो गए। द जेंटलर रिवर चैनल इन ग्रेडियंट स्लोप, क्या होगा अगर धीरे धीरे बह रहा है बहाव, अगर ज्यादा तेज नहीं है तो स्लोप भी क्या होगी, ज्यादा हाई नहीं होगी, स्टीप नहीं होगी, थोड़ा सा एंगल पे होगी, टिल्टेड होगी। और अगर द ग्रेटर इन इज डिपोजिशन एज द कॉन्सिक्वेंसेस द हिल एंड वैली आर रिड्यूस टू प्लेन, मगर अगर पानी का बहाव धीमे धीमे है तो स्वाभाविक सी बात है किसी नजदीक के स्थान पे डिपोजिशन करेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से पहाड़ों का क्षय होते होते क्या होगा, ये किसी एक प्लेन में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि बहाव अगर धीमा है तो डिपोजिशन ग्रेटर होगा। अगर कोई चीज धीमे धीरे में बह रही है तो उसके साथ बहने वाली चीजें क्या होंगी, जल्दी कहीं ना कहीं कलेक्ट हो जाएंगी। अगर बहाव तेज है तो फिर उसके साथ बहुत दूर तक बह जाएंगी। ओके, ओवरलैंड फ्लो कॉजेज सीट इरोजन एंड ग्रेजुअली स्मॉल एंड नैरो रेल्स, ये जो रेल्स की बात मैं कर रहा था। ठीक है, ये नलिकाएं, यही नलिकाएं अगर इनसे पानी बार बार बहता रहता है तो ये और डीप हो जाती हैं, जिनको हम गुलीज कहते हैं। ठीक है, और यही गुलीज से जब अगर पानी लगातार बहता रहता है और लंबे समय के लिए तो ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, वैलीज में कन्वर्ट हो जाती है, जिनको हम घाटी कहते हैं। ओके, तो रिलीज, फिर गुलीज, फिर वैलीज। ग्रेजुअली द वैली साइड्स आर रिड्यूस्ड टू लोअर एंड लोअर स्लोप, जो स्लोप है वो धीरे धीरे लोअर होती चली जाती है, इस तरीके से है। फिर पानी बहाव होते होते ही क्षय होती इधर आ गई, फिर ये स्लोप इधर आ गई, फिर ये स्लोप इधर आ गई, फिर ये स्लोप इधर आ गई, क्योंकि यहां से तो सब क्षय होता जा रहा है। ओके, द डिवाइड्स बिटवीन द ड्रेनेज बेसिन आर लाइकवाइज लोअर्ड अंटिल दे आर ऑलमोस्ट कंप्लीटली फ्लैटेंड, लिविंग फाइनली, क्या होता है कि आखिर में वो पूरी तरीके से फ्लैटन हो जाती है। ठीक है, सीधे सीधे एकदम बिल्कुल, अभी दिखाता हूं मैं आपको। अ लो लैंड ऑफ द फेंट रिलीफ विद सम लो रेजिस्टेंट रेमिनेंट्स कॉल्ड मोनोडॉक, इनको हम मोनोडॉक कहते हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। ठीक है, ये है मोनोडॉक। पहले इस तरीके से रहा होगा, कभी धीरे 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 यहाँ पे आई स्लोप, फिर इधर आई स्लोप, फिर इधर आई स्लोप, फिर ये इस तरीके से स्टेट हो गया। ठीक है, पेनी प्लेन क्या होता है, लो रिलीफ होती है। ठीक है, बहुत ज्यादा मतलब स्टीप नहीं, इस तरीके से आपको खड़ी खड़ी जगह नहीं दिखेंगी, ये समतल मैदान की तरीके दिखेंगी। ठीक है, तो ये दोनों ही पानी के बहाव की वजह से बनेंगी। ओके, आगे देख लेते हैं। अब हम रिवर की स्टेजेस के बारे में बात करेंगे। नंबर 1 स्टेज आएगी यूथ की, नंबर 2 आएगी मैच्योर स्टेज, और नंबर 3 आएगी ओल्ड, जैसे कि ह्यूमन बींग्स में होता है सेम। तो यूथ स्टेज पे क्या होता है, विद अ पुअर इंटीग्रेशन एंड फ्लो ओवर ओरिजिनल स्लोप सो शैलो वी शेप्ड सैली, एक शैलो वी शेप्ड सैली देखने को मिलेगी। ठीक है, इस तरीके से बहाव एक जगह पे ना होके कभी कभी ऐसे ऐसे होता है इस तरीके से, हालांकि यहाँ पे नहीं होगा, मगर बहाव जो होगा वो ज्यादा एरिया कवर कर रहा होगा। ठीक है, विथ नो फ्लड प्लेन्स, कोई फ्लड प्लेन्स नहीं होंगे, और विद नैरो फ्लड प्लेन्स अलोंग अ ट्रंक स्ट्रीम, क्या होगा स्ट्रीम के आसपास या तो फ्लड प्लेन नहीं होंगे इधर। ठीक है, अगर ये पानी बह रहा है इस तरीके से, इधर नहीं होंगे, या होंगे तो बहुत ही मार्जिनल होंगे। ठीक है, और सैलो वी शेप्ड होगी, ज्यादा डीप नहीं होगी, सैलो होगी। ओके, तो इसी कारण से बहाव भी इस तरीके से जाता है, जब इधर उधर भागती हैं नदी की धारा तो स्वाभाविक सी बात है इस तरीके से मूव करेगी, कभी इधर है कभी इधर है, जैसे कि यूथ। ठीक है, कभी इधर दिमाग लग रहा है कभी उधर दिमाग लग रहा है। सो इसी कारण से मियंडर्स बनते हैं ये, क्योंकि डिपोजिशन होता है साथ में, जो वो कलेक्शन करती जाती है किसी जगह पे, धीरे धीरे ये बढ़ते चले जाते हैं, तो इनको अपना फ्लो चेंज करना पड़ता है, तो इस तरीके से फ्लो होती है। ठीक है, अगर ये सीधा नहीं होंगी जब तक तब तक इनका बहाव तेज नहीं होगा, ये इसी तरीके से बहती रहेंगी और इनकी स्पीड बहुत धीमी हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि अगर हमारा दिमाग बार बार भटकता रहेगा तो स्वाभाविक सी बात हमारी स्पीड स्लो हो जाएगी। इट इज प्रोड्यूस्ड एज अ वाटर कोर्स इरोड्स एंड सेडिमेंट ऑफ द एंड आउटर,
ये डिस्कस कर चुके हैं हम, ठीक है। मियंडर्स आगे देख लेते हैं। जब रिवर मैच्योर स्टेज पे पहुंचती है तो क्या होता है कि इंटीग्रेशन अच्छा खासा करती है, प्लेंटी विद गुड इंटीग्रेशन एंड वी शेप्ड बट डीप। जब हम लोग मैच्योर स्टेज पे आ जाते हैं तो लड़ाइयाँ कम हो जाती, लोगों के साथ मेल जोल व्यवहार बनाने की कोशिश करते हैं, मीन्स एक अच्छा इंटीग्रेशन लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, एक समझदारी आ जाती है। मगर वैली क्या होगी, डीपी होगी, ठीक है, वी शेप्ड बट डीप। ओल्ड में क्या होगा, ओल्ड में क्या होता है, स्मॉलर ट्रिब्यूटरीज ड्यूरिंग ओल्ड एज आर ए फ्यू विद जेंटल ग्रेडियंट्स। अच्छा, अब जेंटल ग्रेडियंट तो होगा मगर ट्रिब्यूटरीज छोटी छोटी होंगी, जैसे स्वाभाविक में है जब इंसान ओल्ड स्टेज में पहुंचता है तो उसकी दोस्ती यारी और मेल व्यवहार बहुत ही कम हो जाता है, सीमित हो जाता है। तो उसी तरीके से आप यहाँ पर भी समझ सकते हैं कि ट्रिब्यूटरीज रिवर की कम हो जाएंगी या छोटी छोटी हो जाएंगी। Stream meanders freely over vast floodplains showing natural levees, oxbow lake। अगर इस तरीके से है, ओल्ड स्टेज पे पहुंच गई है रिवर, तो क्या बनाएगी, नेचुरल लीवीज और ऑक्सबो लेक बनाएगी। अब जैसे कि मैंने आपको यहाँ दिखाया है, जैसे कि ओल्ड स्टेज में पहुंचकर क्या होता है कि लोग कट जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से जब मेंढर मेन फ्लो ऑफ वाटर से कट जाता है तो इस तरीके से ये ऑक्सबो लेक बनाता है, ठीक है। यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है इसका इसके साथ, तो ये एक ऑक्सबो लेक बनाएंगे, जैसे कि हॉर्स शू होता है उसी तरीके, उसी शेप में, ठीक है। और क्या बनाती है, नेचुरल लीवीज। नेचुरल लीवीज आप यहाँ से समझ सकते, जैसे कि ये फ्लो हो रहा है वाटर, इस तरीके से मेंढर में फ्लो हो रहा है, क्या होगा, धीरे 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 यहाँ पे कलेक्शन होता जाता है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया इन्होंने, ये हुआ, ये हुआ। तो इस तरीके से जो कलेक्शन हुआ है ना, एस शेप का, इस शेप का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये है नेचुरल लीवीज। कभी कभी हम आर्टिफिशियल लीवीज भी बनाते हैं जहां पर बाढ़ आती है, ठीक है, बाढ़ की जगहों को के पानी को और जगहों पर फैलने से रोकने के लिए हम इस तरीके से यहाँ पे मेड़ टाइप की ऊंची ऊंची ये बना देते हैं, ठीक है, इधर भी बना देते हैं, इधर भी बना देते हैं, बोरियों की मदद से या और कलेक्शन की वजह से, मोरंग गिट्टी ये सब चीजें, ठीक है। तो ये नेचुरल लीवीज है, जब फ्लो होती है इस तरीके से डिपोजिशन करती है तो ये धीरे 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 इसकी हाइट बढ़ जाती है, इसी को हम, इस तरीके के टोपोग्राफी को हम नेचुरल लीवीज कहते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे और स्पेसिफिकली समझाया, ये मेंढर है इस तरीके से, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये फिर मेंढर, और जब ये न्यू मीन्स ओरिजिनल चैनल से जब ये कट जाता है मेंढर तो इसको हम ऑक्सबो लेक कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेडिमेंट्री डिपोजिशन होते हैं, ठीक, ये नेक है मेंढर की, ये यहाँ से इरोजन हो रहा है, ये देखिए ये ओरिजिनल ऑक्सबो लेक है, ओके। यहाँ से देखिए कटी हुई है मेन स्ट्रीम से। आगे देख लेते हैं इरोजनल लैंड फॉर्म्स। सबसे पहले वैली की बात करते हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि रिल्स, पहले रिल्स बनती पहाड़ियों पे, ऐसे मैं डिस्कस कर रहा था कि साइड में इस तरीके से अगर साइड फेस देखेंगे तो यहाँ पानी धीरे धीरे बह रहा है, तो ये देखिए पानी यहाँ पे धीरे धीरे इस तरीके से यहाँ से होकर बह रहा है। अभी ये डीप नहीं है, जब ये डीप होती है तो ये इस तरह की गुली बना देती है, ये, ठीक है, ये गुलीज है, और यही गुलीज जब डीप होती है तो इस तरीके से वैली बना देती है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, रिलीज, गुलीज एंड वैली। Valley start as small and narrow rills and rills will gradually develop into long or wide gullies and then valleys, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं, a gorge is a deep valley। जब वैली भी और डीप हो जाती है with very steep to straight side, ठीक है, ये है गॉर्ज, इस तरीके से ये स्टीप साइड है, सीधी सीधी दीवारें खड़ी हैं, तो ये गॉर्ज है, ओके। यहाँ से रिवर फ्लो हो रही है और ये सीधी सीधी दीवारें इस तरीके साइड पे खड़ी हैं, ये गॉर्ज है, ओके। अ कैनियन इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्टीप स्टेप लाइक साइड स्लोप। और जब ये इस तरीके से स्टेप लाइक होती है, ये देखिए ऐसे आप देख सकते हैं इस तरीके से,
ये 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 इस तरीके से जब आएगा, स्टेप लाइक साइड स्लोप होगी, तो उसको हम कैनियन कहते हैं। ये गॉर्ज है, ठीक है, और ये है कैनियन। ओके, ध्यान रखिएगा, स्टेप होने चाहिए इस तरीके से, ये इस तरीके से, ठीक है ना, सीधे सीधे स्ट्रिप नहीं। A gorge is almost equal in a width as it top as well as bottom. Gorge ऊपर में भी उतना चौड़ा, नीचे पे भी उतना चौड़ा, मगर कैनियन में नहीं होता। कैनियन इज वाइडर एट इट्स टॉप एंड देन इज बॉटम। यहाँ पे देखिए कैनियन ये है और ऊपर देखिए कैनियन ये है, इतना गैप आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से नीचे सकरा और ऊपर चौड़ा, तो ये कैनियन है, ये गॉर्ज है। आगे बढ़ते हैं, पोथहोल्स एंड प्लंज पुल्स पे आते हैं। ओवर द रॉकी बेड्स ऑफ द हिल स्ट्रीम्स मोर और लेस सर्कुलर डिप्रेशन कॉल्ड पोथहोल्स। अच्छा, इस तरीके से ये पोथहोल्स है, ये होल्स आपको दिखेंगे इस तरीके से, और भी कई जगहों पे ये होल्स बन जाते हैं। ऑन अ रॉकी बेड ऑफ द हिल स्ट्रीम मोर और लेस सर्कुलर डिप्रेशन, सर्कुलर है, डिप्रेशन है मतलब डीप है, गड्ढा है, उनको हम पोथहोल्स कहते हैं। बिकॉज ऑफ स्टीम इरोजन लेड बाई अब्रेजन ऑफ द रॉक फ्रेगमेंट्स, धीरे धीरे यहाँ से पानी इनमें जाता है और बाहर निकल आता है, फिर जाता है, फिर बाहर निकल आता है, तो इस तरीके से इरोजन होता है, इरोजन की वजह से डीप होते चले जाते हैं, ठीक है। लार्ज एंड डीप होल्स एट द बेस ऑफ द वाटरफॉल आर कॉल्ड प्लंज पूल्स। जब इस तरीके से लार्ज और डीप होल्स बनते हैं वाटरफॉल के बेस पे, ठीक है, उसको हम प्लंज पूल्स कहते हैं। ये प्लंज पूल्स बने हुए हैं, ये प्लंज पूल्स हैं, ठीक है। ये डिपोजिशन आगे हो रहा है, यहाँ पे पानी गिर रहा है, ठीक है जी जी, इस तरीके से प्लंज पूल्स बनते हैं। आगे देख लेते हैं, इंसाइज्ड और इंट्रेंच्ड मेंडर्स किनको बोलते हैं? मेंडर तो देखे, मगर उनमें भी कैटेगरी है इंसाइज्ड और इंट्रेंच्ड मेंडर्स। Very deep and wide meanders can also be found cut in a hard rock. Such meanders are called incised or intrusive meander. जब किसी हार्ड रॉक को, अभी तो वो हम लोगों ने फ्लो देखा था, रिवर का फ्लो हो रहा था, ठीक है, इस तरीके से ये रिवर का फ्लो हो रहा था तो meanders बने थे, ठीक, यहाँ पे। मगर ये तो एक लैंड सरफेस एरिया है, ओके, इतना हार्ड नहीं है। मगर यहाँ पे हम जिनकी बात कर रहे हैं वो हार्ड रॉक एरिया है, वहां पर भी इस तरीके से मेंडर्स बन जाएं तो उनको हम इंसाइज्ड या इंट्रेंच्ड मेंडर्स कहते हैं, ओके ना। आगे देख लेते हैं, रिवर टेरेस किसको बोलते हैं? ये है रिवर टेरेस, ये कह लीजिए, ये कह लीजिए, ये कह लीजिए, ठीक है। रिवर टेरेस आर सरफेस मार्किंग ओल्ड वैली फ्लोर और फ्लड प्लेन रिवर, या तो बहुत ही पुरानी घाटी होगी, ठीक है, या फ्लड प्लेन एरिया होगा। क्या होता है, सेम एलिवेशन ऑन आइदर साइड, दोनों ही तरफ एलिवेशन बराबर होता है, ठीक है, सभी जगह पे एलिवेशन बराबर है। तो इस तरीके से एक छत बन गई, जैसे कि हम लोग सीधी सीधी दीवारें खड़ी करते हैं ना कमरे की, और ऊपर फिर ये टेरेस बना देते हैं, छत, ठीक है। तो इसके लिए साइड स्लोप क्या होनी चाहिए, स्टीप और स्ट्रेट होनी चाहिए और बराबर होनी चाहिए, ऊपर नीचे नहीं कर सकते, अगर ऊपर नीचे कर देंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, गिर जाएंगे आप, छत पे ही नहीं जा पाएंगे, ठीक है। तो ऑफ द रिवर इन विच केस दे आर कॉल्ड पेयर्ड टेरेस, अगर इस तरीके से बराबर है स्लोप दोनों तरफ की तो ये पेयर्ड टेरेस हो गए, ठीक है जी जी, ये रिवर टेरेस है। ये वैली देख रहे हैं, देखने को मिल रही होगी आपको, ये पानी आ रहा है यहाँ से इधर से होते हुए इस तरीके से ना। ये तो इरोजनल लैंडफॉर्म्स है, अब डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये क्षरण से बन रहे थे, पानी बह के निकल रहा था, वहां से कटाव हो रहा था, ठीक है, मगर अब जो जमाव होगा चीजों का। एलुवियल फैंस कैसे बनते हैं? दे आर फॉर्म्ड व्हेन अ स्टीम फ्लोइंग फ्रॉम द हायर लेवल ब्रेक्स इनटू फुट स्लोप प्लेन ऑफ द लो ग्रेडियंट। ये एलुवियल फैन तब बनते हैं जब
किसी ऊंची जगहों से पानी का बहाव होता है और नीचे आके इस तरीके से ये फैल जाता है। ठीक है। स्ट्रीम फ्लो फ्रॉम द हायर लेवल ब्रेक इनटू फूड। ठीक है, स्ट्रीम क्या हो जाती है, टूट जाती है कई ब्रांचेस में, इस तरीके से ब्रेक हो गई। ओके, over the mountain slope these load becomes too heavy for the streams to carry over gentler gradient and get dumped and spread as a broad low to high cone shaped deposit called alluvial fan। क्या होता है, अपने साथ बहुत सारा लोड लाती है, वो काफी हैवी होता है, ऊपरी जगह काफी हाइट से आ रही तो स्वाभाविक सी बात है कि बहुत ही हैवी होगा। जब हैवी होगा नीचे आएगा तो स्वाभाविक सी बात है उसमें फिर मूवमेंट नहीं हो पाएगा। ऊपर तो था तो ग्रेविटेशनल की वजह से नीचे आ रहा था, मगर जब नीचे ही आ गया अब उसमें ग्रेविटेशन उतना इफेक्ट नहीं डाल पा रहा है तो स्वाभाविक से है जो स्ट्रीम थी उसको या तो ब्रेक करेगी या तो अगल बगल की जगहों से जहां से उसको रास्ता मिलेगा वहां से फ्लो होने लगेगी। ठीक है, डम्प्ड द लोड एंड स्प्रेड। ओके, और ये क्या होता है, काफी बड़े क्षेत्र पे होता है और लो टू हाई कोन शेप बना देते हैं, इस तरीके से आप देख रहे होंगे जी, ये कोन शेप्ड। ठीक है, ये इस तरीके से अगर आप कहें तो ये कोन शेप फॉर्म हो सकता है। यूजुअली द स्ट्रीम विच फ्लो ओवर अ फैन आर नॉट कन्फाइंड टू देयर ओरिजिनल चैनल फॉर अ लॉन्ग। काफी समय तक ये अपने ओरिजिनल चैनल जो ऊपर से जिससे अटैच थी नहीं रह पाएगी, ब्रेक हो जाएगी। शिफ्ट देयर पोजीशन अक्रॉस द फैन फॉर्मिंग मैनी चैनल कॉल्ड ट्रिब्यूटरीज। इस तरीके से कई जो आपस में बढ़ जाती है जिसको हम ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। ठीक है जी जी, ये देखिए फिगर आप, ये है एलुवियल फैन। ये स्टीप आ रही है, स्लोप है, स्टीप स्लोप है, सीधी सीधी यहाँ से रिवर फ्लो हो रही है, स्ट्रीम कह लीजिए। और ये जब यहाँ पे डंप करेगी तो डंप तो बीच में हो गया इस तरीके से, या तो ये तो आगे और ये जो डंप होगा वो छोड़ते जाएगी इधर उधर जी। ठीक है, ये ओरिजिनल फिगर है, यहाँ से देखिए रिवर आ रही है और ये इसने यहाँ से फ्लो हो रही है, कई डायरेक्शन में भी फ्लो होने लगती है जहाँ से उसको रास्ता मिलता है और बाकी डिपोजिशन ये करती चली जाती है। ठीक है, इसी को हम एलुवियल फैन कहते हैं। ये आप देख सकते हैं ये कोन शेप्ड है। ठीक, इस तरीके से ये कोन शेप्ड है। नाउ डेल्टा, अब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आपको कि उसमें क्या रिलेशन है। ठीक है, नाउ द लोड कैरिड बाय द रिवर इज डम्प्ड एंड स्प्रेड इनटू द सी। जब यही लोड कहां पे कलेक्शन हो जाता है, सी के पास। ठीक है, डम्प्ड एंड स्प्रेड इनटू द सी, तो वहां पे डेल्टा बनते हैं। यहाँ पे एलुवियल फैन बन रहे हैं प्लेन सरफेस पे और सी के पास डेल्टास बनेंगे इस तरीके से। ये देखिए ये रिवर फ्लो हो रही जगहों जगहों से और ये क्या बन रहे हैं, डेल्टा बना रहे हैं। ओके, नाउ फ्लड प्लेन, नेचुरल लीवीज एंड पॉइंट बार्स, इन पे बात कर लेते हैं। फ्लड प्लेन्स तो आप जानते ही होंगे। डिपोजिशन डेवलप ऑफ फ्लड प्लेन जस्ट एज अ इरोजन मेक्स वैली। जैसे जिस तरीके से इरोजन या क्षय की वजह से वैली बनती है उसी तरीके से डिपोजिशन की वजह से फ्लड प्लेन्स बनते हैं। अगर ये इस तरीके से रिवर है फ्लो हो रही है तो यहाँ पे जो डिपोजिशन करेगी वो फ्लड प्लेन्स कहलाएंगे। ओके, नाउ द फ्लड डिपॉजिट ऑफ स्पिल्ड वाटर कैरी रिलेटिवली फाइनर मटेरियल लाइक सिल्ट एंड क्ले। क्या होता है, फ्लड में जो के साथ पानी के साथ जो मटेरियल बह के आते हैं वो बहुत ही माइन्यूट से बहुत फाइनर होते हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा उसमें टकरावट हो चुकी होती है कि वो टूट टूट के बहुत छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं, जबकि एलुवियल फैन के साथ ऐसा नहीं है। ठीक है, इतने ज्यादा माइन्यूट पार्टिकल्स नहीं होंगे जितना आपके रिवर में मिलेंगे आपको। ठीक है, और जिसमें फ्लड आई होगी तो फाइनल मटेरियल लाइक सिल्ट और क्ले, तो उसमें क्या मिलेगा आपको, सिल्ट और क्ले मिलेंगे। फ्लड प्लेन इन अ डेल्टा आर कॉल्ड डेल्टा प्लेन्स। ओके, फ्लड प्लेन्स इन अ डेल्टा, अगर डेल्टा की जगह पे फ्लड प्लेन्स बन रहे हैं ओके उनको हम डेल्टा प्लेन्स कहते हैं। जैसे इस तरीके से ये डेल्टा है, इसके आसपास अगर प्लेन्स तैयार हो रहे हैं, ठीक है,
ये हो गए, फ्लड आने की वजह से डेल्टा की जगह पे बनने वाले प्लेन्स क्या हो जाएंगे, फ्लड प्लेन्स हो जाएंगे। ओके, नेचुरल लिविज मैं आपको दिखा चुका हूँ। पॉइंट बार आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म एसोसिएटेड विद फ्लड प्लेन्स। पॉइंट बार्स क्या होते हैं, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें फिगर में इन्होंने डिस्कशन किया है कि नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, अभी आगे वाले फिगर में आएगा, मैं आपको पॉइंट बार दिखा दूंगा। ठीक है, ये डेल्टा प्लेन हो गए, डेल्टा टॉप है, ये चैनल्स हैं, ये डेल्टा फ्रंट है। ठीक है, इस तरीके से ये डेल्टा प्लेन हो गए, क्योंकि ये यहाँ पे जाके सी में मिल रही है, रिवर यहाँ पे डेल्टा बना रहे हैं ये, और यहाँ पे जो रिवर डिपोजिशन कर रही है इस जगह पे, वो डेल्टा प्लेन हो गए। ओके, नाउ तो पॉइंट बार्स को हम मेंडर बार भी कहते हैं, मेंडर की जगह पे बनेंगे, एकदम पॉइंट पे बनते हैं। ये देखिए ये है पॉइंट बार, ये तो मेंडर्स हैं। ठीक है, इस तरीके से, और एकदम टॉप पे जो बनेंगे ये पॉइंट बार है। ओके ना, ये सब हो गया, ये फ्लड प्लेन है, इस तरीके से ओरिजिनल वाले हैं। ओके, रिवर जो बह आई है अन जगहों पे जहाँ पे खेती बाड़ी भी हो सकती है या रिहायशी एरिया भी हो सकते हैं। ठीक ना, आगे देख लेते हैं मेंडर। मेंडर पे बात कर लेते हैं, क्या कहना चाहते हैं, हालांकि आप समझ गए होंगे। तो क्या होता है कि बहुत ही जेंटल ग्रेडियंट या बहुत ही धीमे फ्लो से बहने की वजह से डिपोजिशन कलेक्ट कर देते हैं, और जहां पे मेंडर बन जाते हैं। ठीक है, वर्क लिटरली ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। अनकंसोलिडेटेड नेचर ऑफ द एलुवियल डिपॉजिट्स मेक अप द बैंक with many irregularities which we can be caused by water exert pressure laterally। ठीक है, इस तरीके से मेंडर किस वजह से बनते हैं, एक तो बहुत ही धीमा फ्लो हो, ठीक है, एलुवियल डिपॉजिट हो साथ में, और कोरियोलिस फोर्स, तीन चीजें मेन है इसकी वजह से बनते हैं मेंडर। एक तो मींस फ्लो धीमा हो, एक एलुवियल डिपोजिशन हो रहा हो क्योंकि वो जल्दी करेक्शन हो जाता है उनका, और कोरियोलिस फोर्स की वजह से एक्ट ऑन द फ्लूइड वाटर डिफ्लेक्टिंग इट लाइक ए डिफ्लेक्ट द वेट। ये कोरियोलिस फोर्स जिस तरीके से डिफ्लेक्ट करता है पानी को, भी जिस तरीके से विंड को करता है। ठीक, तो उसका भी असर पड़ सकता है कि रिवर ऐसे इस तरीके से बहने लगी। ठीक, अब हम ग्राउंड वाटर की बात कर लेते हैं। रॉक्स लाइक लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट्स, इनमें कैल्शियम कार्बोनेट अधिक मात्रा में होता है। अब इसकी वजह से होगा क्या, the surface water as well as the groundwater through the chemical process of the solution and precipitation deposition develop varieties of landform। कई सारी डिपोजिशन होता है, ठीक है, प्रेसिपिटेशन डिपोजिशन डेवलप वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म, कई तरीके की लैंडफॉर्म बना देते हैं। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट होगा, रिएक्शन करेगा, जल्दी घुल जाएगा, और कई जहां जहां इसका डिपोजिशन होगा वहां वहां नए नए तरीके की लैंडफॉर्म्स बना देगा। अब होता क्या है, लाइमस्टोन या डोलोमेटिक रीजन, हमें कई सारे लैंडफॉर्म्स वहां पे देखने को मिलेंगे जहां पे लाइमस्टोन या डोलोमाइट होगा। ठीक है, ये ग्राउंड वाटर से रिएक्शन करता है, ठीक है, और घुल जाता है। घुल जाने के बाद क्या होता है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोल्यूशन एंड डिपोजिशन इज कॉल्ड द कास्ट टोपोग्राफी। सोल्यूशन एंड डिपोजिशन, पहले सॉल्व होगा मींस घुलेगा, फिर कहीं पे कलेक्ट होगा जाके, इस तरीके से। ये आप देख सकते हैं, ये कास्ट टोपोग्राफी है, इसमें कास्ट वैली आएगी और क्या क्या आएंगी, कास्ट विंडो आएगी। ओके, ये सारी चीजें, ये कास्ट विंडो इस तरीके से, ये वैलीज, ये सिंक होल, जब सिंक होल बड़े हो जाते हैं तो इस तरीके से यहाँ से पानी रिस रिस के अंदर चला जाएगा। अब इन सभी चीजों पे डिस्कस करेंगे हम। तो ये कास्ट टोपोग्राफी इस तरीके से मतलब कितनी सारी तरीके की आकृतियां कह सकते हैं यहाँ। इरोजनल लैंडफॉर्म्स में क्या होगा, स्मॉल टू मीडियम साइज राउंड टू सब राउंड सैलो डिप्रेशन कॉल्ड सैलो होल्स, ये इस तरीके से सैलो होल है इरोजन की वजह से। ठीक है, इनको आप सैलो होल भी कह सकते हैं, और भी अभी हम यहाँ पे दिखाते हैं।
फॉर्म ऑन द सरफेस ऑफ द लाइमस्टोन थ्रू द सॉल्यूशन। इस तरीके से क्या बन जाते हैं, सैलो होल बन जाते हैं, क्योंकि लाइमस्टोन जो ऊपर का है वो पानी के साथ रिएक्शन कर लेता है। सो लाइमस्टोन थ्रू द सॉल्यूशन। सिंक होल आर वेरी कॉमन इन लाइमस्टोन एंड कास्ट एरिया। जैसे कि मैंने आपको दिखाया यहाँ पे सिंक होल बहुत ही कॉमन, क्योंकि बहुत ही जल्दी ये पानी से रिएक्शन करते हैं। जहां जहां पे रिएक्शन हो रही वहां पे वो गड्ढे जैसे बन गए। ओके। द टर्म डोलाइन इज समटाइम यूज फॉर रिफर टू कोलैप्स सिंक। इस तरीके से अगर सिंक कोलैप्स हो जाते हैं, ये देखिए, ठीक है, ये सिंक बने थे, सिंक होल बने थे, कोलैप्स हो गए, यहाँ पानी इकट्ठा हो रहा था, और जब ज्यादा अधिक मात्रा में हो जाएगा तो ये कोलैप्स हो जाते हैं, क्योंकि नीचे 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 धीरे धीरे रिएक्शन तो हो ही रही, तो कमजोर हो रहा है, तो इस तरीके से वो कोलैप्स हो जाते हैं सिंक होल। ठीक है ना। सिंक होल एंड डोलाइंस ज्वाइन टुगेदर long and narrow to wide trench called valley sink or uvelas form। ठीक है, जब ये डोलाइंस या सिंक होल्स आपस में मिलते हैं, ठीक है, ये सिंक होल हो गए, ये डोलाइंस हो गए, जब ये आपस में मिलते हैं तो क्या बता रहे हैं कि वैली सिंक बनेगी। स्वाभाविक सी बात है, जब इस तरीके से ये यहाँ से और ये यहाँ से इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ पे एक वैली बनेगी। ठीक है, ये जैसे कि कास्ट वैली की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए, ठीक ना। आगे देख लेते हैं, ये देखिए केव्स वगैरह की बात हो रही है। इस तरीके से यहाँ पे जो इंटरनल अभी दिखाएंगे, अभी डिस्कशन करेंगे, तो उसी से जुड़ी हुई चीजें हैं। ठीक, ये क्या होता है इसमें कि कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है वाटर के साथ, बट जब इवापोरेशन होता है तो पानी तो उड़ जाता है, मगर कैल्शियम कार्बोनेट बच जाता है। जब कैल्शियम कार्बोनेट बच जाता है, धीरे 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 वो कलेक्शन होता रहता है। जब कलेक्शन होता रहता है तो इस तरीके की स्ट्रक्चर बना देता है। ऊपर से चूरा है और नीचे भी कलेक्शन हो रहा है, तो नीचे भी इस तरीके से बना देता है स्ट्रक्चर। तो ऊपर वाले को स्टेलेक्टाइट कहते हैं जे, और नीचे वाले को स्टेलेग्माइट कहते हैं। ये स्ट्रक्चर आपको उन जगहों पर ज्यादा मिलेंगे जहां पे कैल्शियम कार्बोनेट हो। ठीक है, उन जगहों पे इस तरीके के स्ट्रक्चर आपको ज्यादा मिलेंगे। ये जो केव हमने डिस्कशन करा अभी, अल्टरनेटिंग बेड्स ऑफ रॉक, मतलब कि सेल्स, सैंडस्टोन, क्वार्टजाइट विद लाइमस्टोन और अ डोलोमाइट। तो इन बिटवीन और इन एरिया वेयर लाइमस्टोन आर डेंस, जहां पे लाइमस्टोन डेंस हो, मैसिव हो, ऑकरिंग एज अ थिक बेड, केव फॉर्म्स इज प्रोमिनेंट। तो अंदर तो गल गल गए, ठीक है, अंदर तो रिएक्शन करके पानी से गल गल गए, तो एक पासेज टाइप के बन गए, मगर ऊपर तो अभी भी थिक लेयर मिल रही, तो ऊपर भी कवरिंग है, नीचे भी कवरिंग है, मगर बीच में हॉलो है। ठीक है, तो ये ऊपर वाली स्टेलेक्टाइट और नीचे वाली स्टेलेग्माइट। केव्स हैविंग ओपनिंग एट द बोथ एंड आर कॉल्ड टनल्स। अगर वो केव, ये तो केव पता नहीं खुली है कि बंद है, मालूम नहीं, अगर दोनों तरफ से खुली है तो टनल कहलाएगी। ठीक है, अगर एक तरफ से बंद है तो केव कहलाएगी। ओके, नाउ depositional landforms. Many depositional formed within the limestone cave. The chief chemical in limestone is calcium carbonate, जो अभी मैंने बताया था। Soluble in carbonated water, carbonated water के साथ soluble होता है, mix हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब, जो रेन वाटर कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब करके धरती पे आती है, उसमें वो कार्बोनेटेड वाटर हो गया, उस कार्बोनेटेड वाटर से कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्शन कर देता है। दिस कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, इज डिपॉजिटेड व्हेन द वाटर कैरिंग इट इन ए सॉल्यूशन इवापोरेट। जब पानी इससे इवापोरेट होने लगता है तो ये डिपोजिशन के तौर पे इकट्ठा होने लगते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। इट्स कार्बन डाइऑक्साइड एज इट ट्रिकल ओवर रफ रॉक सरफेस। ठीक है, रफ रॉक सरफेस के ऊपर ये धीरे धीरे इस तरीके से ट्रिकल होने लगते हैं, गिरते रहते हैं, चूते रहते हैं, तो नीचे भी स्ट्रक्चर बन जाते हैं, और ऊपर से वो चू रहे हैं तो वो तो स्ट्रक्चर बन नहीं है। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, आगे आते हैं, ग्लेशियर की बात कर लेते हैं। मासेस ऑफ आइस मूविंग एज अ सीट
over a land or a linear flow down the slope of the mountain, ठीक है, masses of big ice slab कह लीजिए या आइस कह लीजिए, जब ये मूव होती है, हालांकि आपको लगता है कि कलेक्शन है कहीं पर किसी पहाड़ों पे बर्फ का तो वो ग्लेशियर होगा कहलाएगा, ऐसा नहीं है। इसमें अगर मूवमेंट हो रहा है, बहुत ही माइनर सा मूवमेंट होता है, वो आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। अगर बड़ी सी आइस शीट है, वो धीरे धीरे मूव हो रहे, उसको हम ग्लेशियर कहते हैं। ओके, linear forms flow down the slope of the mountain in a broad through like a valley are called glacier, और वैली में धीरे धीरे गिरते रहते, खिसकते रहते। देखिए इन्होंने बताया है कि ग्लेशियर क्या होते हैं, उनका मूवमेंट पानी की फ्लो की कंपैरिजन में बहुत ही धीरे होता है। ओके, जैसे कि कुछ एग्जांपल दिए हैं, रिवर भागीरथी। रिवर भागीरथी जो है वो मेल्टेड वाटर है, कहाँ से आया है, गौमुख से, ऑफ गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर गौमुख से जो आइस वॉल्स में मेल्ट होती है वहां से पानी आता है और रिवर भागीरथी बनती है। इसी तरीके अलकापुरी ग्लेशियर से अलकनंदा बनती है, ठीक है। अलकापुरी ग्लेशियर से पानी धीरे धीरे पिघलता है और उससे रिवर का बर्थ होता है, अलकनंदा रिवर। अलकनंदा और भागीरथी जिस जगह पे मिलती हैं वो गंगा रिवर होती है, ठीक है, देवप्रयाग में। ओके, तो भागीरथी और अलकनंदा, ठीक ना। ये देखिए ये ग्लेशियर है, ये पानी के ऊपर दिख रहा है, ये धीरे 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 मूव होते रहते हैं। ओके, जी जी। इरोजनल लैंडफॉर्म, सर्क की बात कर लेते हैं। सर्क क्या होते हैं? ओके, ये देख लेते हैं। सर्क या इनको हम टार्न लेक भी कहते हैं, क्वाइट ऑफन आर फाउंड एट द हेड ऑफ ग्लेशियल वैली। ग्लेशियल वैली की हेड पे मिलेंगे आपको ज्यादातर। ये देखिए टार्न लेक ये है, जहां पे ग्लेशियल वैली होगी आगे कहीं पे, ठीक है, वहां पे आपको सर्क मिलेंगे, ठीक है। सर्क क्वाइट ऑफन आर फाउंड एट द हेड ऑफ द ग्लेशियल वैली। सॉरी, ये ग्लेशियल वैली, यहाँ पे देखिए बर्फ आप देख सकते हैं, ये वैली है और ये इसको ऊपर यहाँ पे ये सर्क है, ठीक है, हेड ऑफ द ग्लेशियल वैली। ठीक ना, आगे देख लेते हैं। हॉर्न्स या सेरेटेड रिड्ज क्या होते हैं? हॉर्न फॉर्म थ्रू हेड वर्ड इरोजन ऑफ द सर्क वॉल। अगर सर्क वॉल का हेड वर्ड इरोजन हो रहा है ऊपर से नीचे, ठीक है, इस तरीके से सीधे सीधे, ये इस तरीके से, ठीक है, तो ये सब हॉर्न है, मतलब कि सींगे टाइप की निकल रही है। ओके, अरिटी क्या है? इस नैरो रिज, अरिटी ये है, इस तरीके से ये माउंटेन आपको दिख रहे होंगे, ये एक सीरीज है, ठीक है, सीरीज है, और ये क्या करती हैं आरटी, ये दो वैल्यू को आपस में सेपरेट, टू वैल्यूज को आपस में बांटती हैं। इस तरीके से यहाँ पे वैली, बीच बीच में वैल्यू होंगी, स्वाभाविक से अगर ये माउंटेन है तो बीच में तो वैल्यू होगी ही होगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरी एक सीक्वेंस में होती हैं सीधे सीधे, आपने हो सकता है हॉलीवुड मूवीज में देखा भी होगा, ठीक। ये एक सीरीज होती है, हॉर्न आपको सीरीज में नहीं मिलेंगे, सेपरेटेड मिलेंगे, मगर ये अरिटी आपको सीरीज में मिलेगी। ओके ना, ये सीरीज अरिटी, ये देखिए आप देख रहे हैं सीक्वेंस आ रहा है, और जहां पे हॉर्न देख रहे हैं आप सेपरेटेड खड़ी है, ठीक है जी। ये सर्क, इन्होंने भी यहाँ पे सर्क बताया है, हेड ऑफ द वैली ना। कुछ एडिशनल चीजें क्या है? जो हम आल्प्स और मेटरहॉर्न की बात करते हैं, ये सब क्या है? हाईएस्ट पीक इन द हिमालयाज एंड एवरेस्ट इन फ्रंट, इन फैक्ट हॉर्न्स, ये सब वास्तव में हॉर्न्स हैं, ठीक है, क्योंकि अकेले खड़े हैं और बहुत ही हाइट लेके, ठीक, हेडवर्ड इरोजन की वजह से ये ऐसा हुआ है कि ये नोक टाइप के ऊपर निकल आई है, तो ये सब हॉर्न है।
ओके, आर्च हो गया, मेटाहॉर्न हो गया ये। ग्लेशियल वैली, ग्लेशियल वैली आर ट्रो लाइक unshaped with broad floor and relatively smooth and steep sides. ग्लेशियल वैली क्या होगी, स्वाभाविक सी बात है कि ये अनशेप्ड होगी, क्योंकि कोई वाटर तो है नहीं जो एक फ्लो में बह रहा हो। बर्फ आ रही है, कहीं पर रुक भी सकती है, कहीं खट्टा भी हो सकती है, कहीं बहुत तेजी से भी आगे बढ़ सकती है अगर स्लोप ज्यादा हाई है तो, ठीक है। मगर फ्लोर क्या होगा, ब्रॉड होगा, रिलेटिवली स्मूथ होगा, क्योंकि बर्फ की वजह से वो चिकना होगा, खुरदरा नहीं है, क्योंकि पानी बहेगा तो इरोजनल ज्यादा हाई होता है। ओके, मगर यहाँ पे क्या है कि बर्फ की वजह से उतना इरोजन है नहीं, तो सरफेस क्या हो जाती है, स्मूथ हो जाती है, स्टीप हो जाएगी, स्मूथ हो जाएगी, स्टीप हो जाएगी। ठीक, वैली में कंटेन लिटर डेब्रीज एंड डेब्रीज शेप्ड एज मोरेन्स विद स्वैम्पी अपीयरेंस। वैली क्या करते हैं, लिटर डेब्रीज, डेब्रीज आके यहाँ पे इकट्ठा हो जाती है, और डेब्रीज क्या करते हैं, शेप्ड अ मोरेन, जब ये कलेक्शन हो जाता है तो मोरेन बना देती है। ठीक है, स्वैम्प्स अपीयरेंस, स्वैम्पी अपीयरेंस मतलब दलदली टाइप की। ओके, क्योंकि पता नहीं चलता, ऊपर बर्फ है, आपको पता क्या चलेगा कि नीचे कैसा है। पानी हो तो एक बार पता भी चल जाता है कि नीचे कितनी गहराई है, या ऊपर से दिख जाता है। बर्फ है तो आपको क्या पता है नीचे हार्ड रॉक है कि नहीं है, कि दलदली है। और वहां पे आपको हैंगिंग वैली मिलेंगी एट एन एलिवेशन ऑन द वन और बोथ साइड ऑफ द मेन ग्लेशियर वैली। इस तरीके से मैंने देखी फिगर में बताया, ये हैंगिंग वैली, ये हैंगिंग वैली है। ठीक है, इस तरीके से ये जो बनाया है इन्होंने। ओके, सो वेरी डीप ग्लेशियल ट्रोव फिल्ड विद द सी वाटर। अगर बहुत ज्यादा डीप है, वेरी डीप ग्लेशियल ट्रोव क्या होता है, सी वाटर से फिल हो जाता है। ठीक, जैसे कि मैंने आपको दिखाया अभी ग्लेशियर, एंड मेकिंग अप अ शोर लाइंस इन हाई एल्टीट्यूड पोल्स पे। ठीक है, आर कॉल्ड फोर्स्ड, उनको हम फोर्स्ड कहते हैं। वेरी डीप ग्लेशियल ट्रो, बहुत ही ज्यादा गहराई में अगर है तो उसके ऊपर क्या भर जाएगा, सी का पानी, और वो क्या बनाएगा, मेकिंग अ शोर लाइन। ओके, उसको हम फोर्स्ड कहते हैं। ओके, नाउ डिपोजिशनल लैंड फॉर्म्स unassorted courses and fine debris dropped by melting glacier is called glacial till। ठीक, अभी आएगा फिगर में, मैं आपको दिखाता हूं। अनअसॉर्टेड कोर्सेस, अनअसॉर्टेड मतलब कि महीन नहीं है, बड़े बड़े हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं। ठीक है, फाइन डेब्री ड्रॉप्ड बाय द मेल्टिंग ग्लेशियर, मेल्टिंग ग्लेशियर की वजह से ये ड्रॉप हो रहे हैं धीरे धीरे, और इस कॉल्ड ग्लेशियल टिल, इनको हम ग्लेशियल टिल कहते हैं। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म में ग्लेशियर की वजह से जो डिपॉजिट हो रहे हैं उनको हम ग्लेशियल टिल कहेंगे। ठीक है, अगर रिवर की वजह से होते हैं तो एलुवियल फैन और डेल्टा कहते हैं हम, ग्लेशियर की वजह से हो रहे हैं तो ग्लेशियल टिल कहलाएंगे। मोरेन क्या चीज, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, दे आर ए लॉन्ग रिज ऑफ द डिपॉजिट ऑफ द ग्लेशियल टिल। इसी तरीके से लंबे लंबे क्या हो जाते हैं, रिज हो जाते हैं, दरारे टाइप की लॉन्ग लंबी लंबी रेखाएं ऑफ डिपॉजिट, उनको हम ग्लेशियल टिल, अगर ये इस तरीके से बड़े हो गए हैं ग्लेशियल टिल डिपॉजिट की वजह से, तो उनको हम मोरेन्स कहेंगे। ठीक है जी, मोरेन्स। टर्मिनल मोरेन्स और लेटरल मोरेन्स दो तरीके के होंगे, एक टर्मिनल एक लेटरल। ओके, आर लॉन्ग रिज एंड डेब्रिज डिपॉजिट एट द एंड ऑफ द ग्लेशियर। अगर लॉन्ग रिज है ऑफ द डेब्रिज डिपॉजिट, ठीक है, लॉन्ग रिज ऑफ डेब्रिज डिपॉजिट होती है एट द एंड ऑफ द ग्लेशियर, ग्लेशियर के अंत में, तो टर्मिनल मोरेन है। लेटरल मोरेन form along the side parallel to the glacial valley. The lateral moraine may join a terminal moraine forming a horseshoe shaped ridge. Lateral moraine अगर टर्मिनल मोरेन को ज्वाइन कर लेते हैं तो क्या बनाएगा, हॉर्सशू शेप्ड रिज बनाएंगे, हॉर्सशू शेप्ड इस तरीके से जी। तो टर्मिनल रिज लंबे लंबे, ठीक है, लॉन्ग रिज ऑफ डेब्रिज डिपॉजिट एट द एंड ऑफ द ग्लेशियर, ग्लेशियर के अंत पे एकदम बिल्कुल, ये लॉन्ग साइड ऑफ द पैरेलल टू द ग्लेशियल वैली, और ग्लेशियल वैली के पैरेलल। तो इस तरीके से ये
और ये टर्मिनल, ये लेटरल और ये टर्मिनल आप कह सकते हैं, ठीक है। हाँ। और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो उनको हम हॉर्सशू शेप्ड रिज कहते हैं। ये हॉर्सशू शेप्ड रिज हो गए, इस तरीके से होती है बेसिकली हॉर्सशू, ठीक है ना। क्या होता है, बहुत सारी घाटियां ग्लेशियर रिट्रीटिंग रैपिडली लिविंग एन इरेगुलर सीट ऑफ द टिल ओवर देयर वैली फ्लोर। जब ये रिट्रीट होती हैं, वापस होती हैं, जैसे कि अब समर वीक हुआ तो ग्लेशियर धीरे धीरे पिघले, तो इस तरीके से ग्लेशियर टिल वगैरह बनाए, मगर जब फिर वही विंटर आएगा तो ये फिर क्या हो जाएंगे, बर्फ में तब्दील होने लगेंगे, आइस में कन्वर्ट होने लगेंगे, तो इसको हम रिट्रीट कहेंगे, ग्लेशियर रिट्रीट। रैपिडली लिव एन इरेगुलर सीट, तो कहीं पर हो गए बर्फ में, कहाँ बदल गए, कहीं पर नहीं हुए, तो एक रेगुलर में नहीं एक इरेगुलर सीट भी तैयार हो जाएंगी, ठीक है, जगह जगह पे इस तरीके से थोड़ी थोड़ी दूरी पे over their valley floor. Such deposits vary greatly in thickness and in the surface topography are called ground moraines. इनको हम ground moraines कहते हैं, ठीक है। अगर इस तरीके से इकट्ठा हो रहे हैं जगह जगह पे, जब रिट्रीट हो रहा है ग्लेशियर, तो उस तरह उसको हम ग्राउंड मोरेन्स कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, मोरेन इन द सेंटर ऑफ ग्लेशियल वैली, अगर ग्लेशियल वैली के सेंटर पे बने हैं, फ्लैंक्ड बाय द लेटरल मोरेन कॉल्ड द मेडियल मोरेन। स्वाभाविक सी बात है, अगर मोरेन बीच में बने हैं तो उनको हम मेडियल मोरेन कहेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये टर्मिनल मोरेन है, जे इस तरीके से, ठीक है। ये इस तरीके से ये टर्मिनल मोरेन, ओके। लेटरल मोरेन भी है, टर्मिनल मोरेन, तो जब ये आपस में मिलेंगे तो हॉर्सशू शेप बना देंगे, ओके। नाउ एस्कर क्या चीज है, ग्लेशियल मेल्ट, स्वाभाविक सी बात है, जब ग्लेशियल मेल्ट होते हैं वाटर फ्लो होगा ऑन द सरफेस ऑफ द आइस और ए सीप डाउन अलोंग द मार्जिन, या तो सरफेस से बहेगा पानी, या उनसे अगर आइस है तो जगह जगहों से जहां पे उसको दरारें मिलेंगी या होल मिलेंगे उनसे अंदर चला जाएगा, ठीक है। इस तरीके से पानी अंदर भी जा सकता है, या ऊपर फ्लो हो रहा हो सकता है, ऊपर ही फ्लो हो सकता है। These water accumulate beneath the glacier, जब ये नीचे पहुंच जाएगा तो यहाँ पे कलेक्शन हो जाएगा, इसका ठंडा हो जाएगा, ऊपर तो पानी के रूप में धूप पड़ रही हो तो इस वजह से वो पिघल रहा है, बह रहा है, मगर जब बर्फ के नीचे पहुंच गया तो ठंडा हो गया, तो अक्यूमुलेट हो गया, ठीक है। और फ्लो लाइक स्ट्रीम इन ए चैनल बीनीथ द आइस, वेरी कोर्स मटेरियल लाइक बोल्डर्स एंड ब्लॉक along with some minor fraction of the rock debris carried into this stream settle in a valley of the ice beneath the glacier, and after the ice melt can be found as a sinuous ridge called एस्कर। तो देखिए मैं इसको आपको समझाता हूँ, ये बर्फ, ऊपर पानी फ्लो हो रहा है और कुछ पानी इस तरीके से दरारों से होकर नीचे जा रहा है। अब ये एक्यूमुलेट हो रहा है धीरे धीरे एक जगह पे, जब ये ज्यादा मात्रा में होने लगेगा तो ये बर्फ के नीचे ही फ्लो होने लगेगा। जब बर्फ के नीचे फ्लो होने लगेगा तो ये अपने साथ क्या क्या बाहर के लिए जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो सॉलिड है, ठीक है, ये सॉलिड पोर्शन है, ठीक। इसके ऊपर ये फ्लो हो रहा है, इस तरीके से कर सकते हैं हम, ये फ्लो हो रहा है वाटर, ठीक है, यहाँ पे पानी फ्लो हो रहा है इस तरीके से, ठीक। तो जब वाटर फ्लो हो रहा है तो अपने साथ रॉक की डेब्रिस या फ्रैक्शन, जो टूटे हुए पत्थर के कण हैं, वो भी लेके जा रहा है, ठीक है। तो वो सब क्या होंगी, धीरे धीरे नीचे जाके वैली में इकट्ठा होंगे, ठीक। किसी वैली में यहाँ पे इस तरीके से ये सब पत्थर होके जो आ रहे हैं ये सब इकट्ठा होते जाएंगे, ओके। यहाँ पे सब इकट्ठा होते जाएंगे, पानी तो आ ही रहा है मगर इस तरीके से रॉक डेब्रिस भी आएंगी। आइस बीनीथ ऑफ द ग्लेशियर, आफ्टर द आइस मेल्ट, जब आइस मेल्ट हो जाएगी, कैन बी फाउंड एज अ सीनियस रिज कॉल्ड एस्कर। इस तरीके से जब ये पानी बह के निकल गए यहाँ से, ये सब यहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे, ठीक है, ये चीज, तो ये एस्कर कहलाएगा, कॉल्ड एस्कर, रिज कॉल्ड एस्कर। आउट वॉज प्लेन,
आउटवॉश प्लेन क्या है? संदूर, या इनको हम एक और नाम है संदूर के नाम से बुलाते हैं। इट इज अ प्लेन फॉर्म्ड ऑफ glaciofluid deposit due to melt water outwash at the terminus of the glacier। ठीक है, ये आउटवॉश है, ये आउटवॉश देख रहे हैं, ये टनल इस तरीके से, आपको टनल मैंने बताया था, दोनों तरफ से अगर खुली है केव तो उसको हम टनल कहेंगे। ये वाटर फ्लो हो रहा है, ड्रेनेज चैनल है, ये कॉन्टिनेंटल ग्लेशियल आइस है, ये डेल्टाज है, ये आइस मार्जिन लेक है, ठीक है, ये आइस ब्लॉक्स हो गए, और ये आउटवॉश प्लेन है जो बहकर आया है यहां से। ठीक है, आउटवॉश प्लेन, ये बहकर आया है, पानी बह रहा है, ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं और धीरे धीरे पानी बह रहा है और डेब्रिज आ रही है, यहाँ पे कलेक्शन हो रहा है। ठीक है, नीचे बेड रॉक है, हार्ड चट्टान है, ठीक, उसको तो बहा नहीं सकते, जो ऊपर की है लूज उसको बहा बहा के आगे तक लिया और इस तरीके से फैला दिया, तो ये सब आउटवॉश प्लेन है। ओके ना, इसमें एक वर्ड आ रहा था साइनस रिज करके, ठीक है, ये वर्ड साइनस रिज, साइनस रिज मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है साइनस रिज, रेड पेन, ये इस तरीके से ये साइनस रिज है। ओके, ये इस तरीके से, तो कह रहे थे ना कि आइस मेल्ट कैन बी फाउंड एज अ साइनस रिज, एक साइनस रिज की तरीके पानी बह बह के वहां से गया और हल्की हल्की दरारें टाइप की बन गई, इसी को हम साइनस रिज कहते हैं। ठीक, ये इस तरीके से तो कलेक्शन हो रहा है वाटर का, ठीक है, लेक कह नहीं सकते हैं इसको ना। ये आउटवॉश प्लेन है ओरिजिनल, ठीक, ये देखिए ऊपर से आइस मेल्ट होकर आई, ग्लेशियर मेल्ट हुए, और ये इस तरीके से ये आउटवॉश प्लेन है, बह कर आया। उत्तराखंड में बाढ़ के समय पे आपने ये शायद इमेज देखी हो इस तरीके की। ठीक है, ये सब आउटवॉश प्लेन है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ड्रमलिन्स क्या होते हैं? ड्रमलिन्स आर स्मूथ ओवल शेप्ड, ओवल, ठीक है, इस तरीके से कह सकते हैं, ओवल शेप्ड रिज लाइक फीचर composed mainly of glacial till with some masses of gravel and sand। ये ग्रेवल और सैंड की के कलेक्शन से मिलकर बने हैं ड्रमलिन्स। ठीक है, इसके ये टेम्पर्ड एंड है बोलते हैं और ये ब्लंट एंड बोलते हैं, ये इस तरीके से शेप होते हैं, ऐसे ड्रमलिन्स का ये कलेक्शन होते होते इस तरीके से बन जाता है शेप। ओके, एक यहाँ पे क्वेश्चन है, अभी हमने एलुवियम वगैरह फैन और ये सब चीजें डिस्कस करनी, तो मुझे बताइए ग्लेशियल टिल और एलुवियम फैन जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं उनमें क्या डिफरेंस है? ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है, तो आगे डिस्कशन करते हैं। आप सोच के रखिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमें कि टिल और एलुवियम में क्या डिफरेंस है। ओके ना, आगे बढ़ते हैं। टिल इज ग्लेशियल ओरिजिन, लीजिए यहाँ पे आपको आंसर भी मिल गया है इसका। टिल जो है वो ग्लेशियल ओरिजिन है, ग्लेशियर से की वजह से बनते हैं, और एलुवियम जो बनते हैं वो फ्लूएन ओरिजिन की वजह से, मतलब कि रिवर की वजह से बनते हैं या नदी के बहाव की वजह से बनते हैं। तो दोनों में अंतर यही है कि वो ग्लेशियर से बनते हैं और ये वाटर की फ्लो की वजह से बनते हैं। ठीक है, वेव्स और करंट, इनको भी जरा समझ लेते हैं, बहुत जरूरी है। मोस्ट ऑफ द चेंजेस अलोंग द कोस्ट आर अकम्प्लिश्ड बाय द वेव्स, बहुत ज्यादा जो बदलाव हम देखते हैं कोस्टल एरिया में वो वेव की वजह से होता है। कोस्टल लैंडफॉर्म्स डिपेंड अपॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द लैंड एंड सी फ्लोर, स्वाभाविक सी बात है, जो कोस्टल लैंडफॉर्म्स हैं, साउथ इंडिया का ही देख लीजिए, कोस्टल लैंडफॉर्म्स जो है इधर वेस्टर्न घाट वगैरह है, इधर इतना नहीं है। ठीक है, इधर आपको ज्यादातर डेल्टा वगैरह मिल जाएंगे, ठीक, मगर इधर नहीं मिलेंगे आपको। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द लैंड एंड सी फ्लोर डिपेंड करता है कि सी फ्लोर कैसा है किनारे का और लैंड कैसी है किनारे की। ठीक है, कौन से मिनरल्स मिल रहे हैं, कौन सी सॉइल है, उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि कोस्टल लैंडफॉर्म कैसा होगा। ओके,
कोस्टल लैंड फॉर्म्स की बात करें, ये लैंडस्केप की नहीं, ध्यान रखिएगा। वेदर कोस्ट इज एडवांसिंग सीवर्ड और रिट्रीटिंग लैंडवर्ड। हो सकता है एडवांसिंग हो मींस इमर्जिंग सीवर्ड हो, या रिट्रीटिंग सीवर्ड हो, या लैंडवर्ड हो। ठीक है, एक तरफ उठा भी हो सकता है या झुका भी हो सकता है, जैसे कि इधर का प्लेन बहुत हाई है, हाई एरिया है, हिली एरिया, इतना हाइट इधर की नहीं है इस प्लेन की। ठीक है, तो स्लोप इस तरीके से जाती है, ऐसे इधर स्लोप कम है, इधर हाई है। ठीक, इसी वजह से कोस्ट के टाइप हैं, या तो हाई रॉकी कोस्ट होगा, या तो लो स्मूथ और जेंटल स्लोप होगा, सेडिमेंट्री कोस्ट होगा। जैसे कि इस तरीके के ईस्टर्न पोर्शन का जो साउथ इंडिया है, तो ये आपको सेडिमेंट्री कोस्ट मिलेगा यहाँ पे, और इस जगह पे आपको क्या मिलेगा, हाई रॉकी कोस्ट मिलेगा। ओके, हाई रॉकी कोस्ट, as the erosion along the coast takes place, a good supply material, okay, become available to long shore current and waves to deposit them as a beaches along the shore and as a bar। ठीक है, उसको हम सी शोर जो कहते हैं या बार कह लीजिए। ठीक है, सी शोर भी कह सकते हैं आप, बार भी कह सकते हैं। हाई रॉकी कोस्ट है, हाइट ज्यादा है, तो इरोजन भी हाई होगा, तेजी से होगा। ठीक है, मटेरियल भी तेजी से फ्लो होंगे, गुड सप्लाई मटेरियल होगा। ठीक है, स्वाभाविक सी बात है, तो वहां पे बार्स बन जाते हैं, लंबी लंबी रिज बन जाती है। ठीक है, लॉन्ग रिज ऑफ द सैंड। बार्स आर सबमर्ज्ड फीचर, बार नीचे मिलेंगे। व्हेन बार शो अप अबव वाटर, जब ये पानी के ऊपर आते हैं तो इनको बैरियर्स बार कहते हैं। अगर ये पानी के नीचे हैं, ये अगर वाटर है, ठीक है, इस तरीके से, और ये इधर हिल है, ठीक, और ये बोल्डर इस तरीके से, ये नीचे की तरफ, यहाँ पे अगर नीचे है बार, ठीक ठीक, कुछ तो सबमर्ज्ड फीचर में होंगे, और कुछ जब ऊपर आते हैं उनको बैरियर्स बार कहते हैं। अगर यही बार पानी अगर स्तर कम हो गया, यहाँ पे आ गया पानी का स्तर, तो ये बाहर आ जाएंगे। ठीक, तो ये बैरियर्स बार हो जाएंगे। फिर बैरियर बार विच गेट कीड अप टू द हेडलैंड ऑफ द बे इज कॉल्ड द स्पिट। ठीक है, अगर हेडलैंड ऑफ द बे मतलब खाड़ियों के पास हैं, ठीक है, तो इन्हीं बैरियर्स को हम स्पिट कहते हैं। ध्यान रखिएगा, स्पिट हालांकि स्पेलिंग दोनों की सेम है, वो वाले स्पिट की भी और इसकी भी, मगर ये स्पिट ज्योग्राफिकल टर्म में है, वो स्पिट अलग है। ठीक, तो बैरियर बार विच गेट कीड अप टू द हेडलैंड ऑफ द बे, खाड़ियों में जब मिलेंगे इस तरीके के, तो उनको हम स्पिट कहते हैं। ठीक, व्हेन बैरियर बार्स एंड स्पिट्स फॉर्म एट द माउथ ऑफ द बे, जब खाड़ी पे मिल जाए इस तरीके से, अगर हम इसको कंसीडर कर ले बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, ठीक है, तो बार्स एंड स्पिट्स एट द माउथ ऑफ द बे, बे के मुहाने पर, मुख पे, एंड ब्लॉक इट द लैगून फॉर्म्स, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, बैरियर्स। अगर बैरियर बार्स बन जाते हैं तो ये ब्लॉक कर देती हैं जगह, तो और यहाँ पे क्या बन जाते हैं, लैगून्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, लैगून्स वगैरह फॉर्म हो जाएंगे। ओके, लैगून्स वुड ग्रेजुअली गेट फिल्ड अप बाय द सेडिमेंट्स, ये लैगून धीरे धीरे सेडिमेंट से फिल होते रहते हैं फ्रॉम द लैंड, गिविंग राइज टू कोस्टल प्लेन, और ये कोस्टल प्लेन को क्या कर देंगे, बनाते रहेंगे धीरे धीरे धीरे, क्योंकि लैगून हो गए, बैरियर बार्स थे बाहर आ गए, बार्स जो कि पानी के अंदर, बैरियर बार जो कि पानी के बाहर ब्लॉक की तरीके काम करेंगे, जिससे कि सेडिमेंट इकट्ठा हो जाएंगे। जब सेडिमेंट इकट्ठा हो जाएंगे तो क्या होगा, लैगून्स बनेंगे, और लैगून से धीरे धीरे वो किस में कन्वर्ट होते जाएंगे, कोस्टल प्लेन में कन्वर्ट होते जाएंगे। ठीक है, ये चीज होती है, ये प्रोसेस होती है ना। आगे देख लेते हैं, लो सेडिमेंट्री कोस्ट की बात कर लेते हैं। ठीक है, गिव मी अ टाइम।
लो सेडिमेंट्री कोस्ट, लार्ज रिवर विच ब्रिंग लॉट्स ऑफ सेडिमेंट बिल्ड डेल्टास, जो हम डिस्कस कर चुके हैं, along द सेडिमेंट्री कोस्ट. द वेस्ट कोस्ट ऑफ आवर कंट्री इज द हाई रॉकी रिट्रीटिंग कोस्ट, बता चुका हूं मैं. इरोजनल फॉर्म्स ऑफ डोमिनेंट इन द वेस्ट coast and east coast of the India is a low sedimentary coast. West side high sedimentary coast, high rocky retreating coast, ठीक है, western part of the country, and eastern coast of India is low sedimentary coast. इस तरीके से ये high rocky retreating coast हो गया और ये low sedimentary coast हो गया, ठीक है. डिपोजिशनल फॉर्म डोमिनेंट इन द ईस्ट कोस्ट, क्योंकि यहाँ पे फ्लो क्या है, धीमा हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे सेडिमेंट ज्यादा कलेक्शन होता है, डिपोजिशन ज्यादा होता है. ओके, इरोजनल लैंड फॉर्म्स क्या है. इरोजनल लैंड फॉर्म में और भी चीजें आती हैं, जैसे क्लिफ, टेरेस, केव्स एंड स्टार. वेव मैं आपको बता चुका हूँ. Wave cut cliffs and terrace are two forms usually found where erosion is dominant. जहां पे इरोजन होता ही रहता है वहां पे आपको क्लिफ भी मिलेंगी, टेरेस भी मिलेंगे ही, जहां पे इरोजन का रेट हाई होगा. सी क्लिफ क्या होती, सच प्लेटफॉर्म ऑकरिंग एट एलिवेशन अबव द एवरेज हाइट ऑफ द वेव्स इज कॉल्ड द वेव कट टेरेस. सी क्लिफ या वेव कट टेरेस कह लीजिए, जिनकी हाइट आमतौर की वेव से ज्यादा होती है, ठीक है, वेव से पता चला यहां तक आ रही, ठीक है, तो ये अकेले कहीं पे बीच में आइलैंड टाइप के खड़े होते हैं. ओके, द लैशिंग ऑफ द वेव्स अगेंस्ट द बेस ऑफ द क्लिफ एंड द रॉक डेब्रिस दैट गेट स्मैश्ड अगेंस्ट द क्लिफ अलोंग द लैशिंग वेव्स क्रिएट हॉलो एंड दीज हॉलो गेट वाइडन एंड डीपन टू फॉर्म अ सी केव. अब इस तरीके से खड़े हैं, अब ऊपर तो पहुंच नहीं पा रही, ठीक, तो क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ पे चोट करते 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 ये और डिपेंड कर देंगे इनको, ठीक है, तो ये इस तरीके से एक पासेज बन जाएगा यहाँ से, ठीक है, केव की तरीके का एक पासेज या टनल आप कह सकते हैं, ठीक, पासेज बन जाएगा. अगर ओपन है तो टनल हो जाएगी, सी टनल. अगर बंद है आगे जाके तो फिर ये सी केव्स हो जाएगी. अगर ज्योग्राफी चैनल और अगर आप नेशनल ज्योग्राफी वगैरह देखते हो तो उसमें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, नेशनल ज्योग्राफी चैनल वगैरह. Now, the roof of the caves collapsed and the sea cliff recede further island. क्या होता है कि अगर इस तरीके से और डीप होता जाएगा तो ये केव्स की टेरेस क्या होगी, रूफ क्या होगी, वो कोलैप्स हो जाएगी, गिर जाएगी. स्वाभाविक सी बात है, आप भी सोच रहे होंगे कि अगर और ये डीप हो गया तो ये गिर जाएगी. गिर जाएगी तो यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगी आगे इसके ऊपर और ये एक आइलैंड में बदल जाएगी, ठीक है. रिट्रीटिंग ऑफ द क्लिफ may leave some remnant of the rock standing isolated on some island just off the shore. Such resistant masses of the rock originally part of cliff or a hill are called sea stacks. इसको हम sea stacks भी कहते हैं. Erosional landforms और ये deposition landforms, ये दो ही बार बार चीजें आ रही हैं जिनके अंदर बहुत सारे सब डिवीजन है, इरोजनल और डिपोजिशनल. ओके, नाउ बीचेस एंड डून्स की बात कर लेते हैं. बीचेस बहुत बार सुना होगा आपने. मोस्ट ऑफ द सेडिमेंट मेक अप द बीचेस कम्स फ्रॉम लैंड कैरिड बाय द स्ट्रीम्स एंड रिवर और फ्रॉम द वेव इरोजन. या तो वेव इरोजन की वजह से आए हो, इधर से सेडिमेंट कलेक्शन हुआ हो, या तो रिवर की वजह से आया हो, इधर से कलेक्शन हुआ हो, ठीक है. विंड्स, अभी तक वाटर की बात चल रही थी, विंड्स का भी इसमें हालांकि रोल होता है. तो विंड इज वन ऑफ द टू डोमिनेंट एजेंट इन द हॉट डेजर्ट. अगर हॉट डेजर्ट है, वहां पानी है ही नहीं, तो वहां विंड कैसे अपना रोल निभाती है. स्वाभाविक सी बात है, जल्दी गर्म होगी रेत, फ्लोर गेट्स हीटेड अप टू मच एंड टू क्विकली. बहुत ही जल्दी गर्म होगी, बहुत जल्दी ठंडी भी हो जाती है, बिकॉज ऑफ बीइंग ड्राई एंड बैलेंस. द हीटेड फ्लोर हीट अप the air directly above them and result in upward movement. क्या होता है, heated floor heat up the air directly above them and result in upward movement in the hot lighter air with turbulence. इस तरीके से धीरे धीरे, अगर ये डेजर्ट एरिया है
ठीक है, यहाँ पे हवा गर्म हो रही है, गर्म हो रही है और धीरे धीरे ये ऊपर उठेगी, फैलती जा रही है और ऊपर उठती जा रही है, तो एक टर्बुलेंस क्रिएट कर देती है। ओके, एंड एनी ऑब्स्ट्रक्शन इन इट्स पाथ सेटअप्स एडीज व्हर्लविंड्स अप ड्राफ्ट एंड डाउन ड्राफ्ट। तो अगर कोई भी इनके रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन आता है, रुकावट आती है, तो या तो व्हर्लविंड बनेगी या अप ड्राफ्ट बनेगी या डाउन ड्राफ्ट बनेगी। इस तरीके से ये अपना रूप बदल लेती है। ठीक है, इसी में इरोजनल लैंडफॉर्म, पेडिमेंट्स या पेडिप्लेन्स, जो हम लोग फर्स्ट में ही डिस्कस कर चुके हैं कि इन सब टॉपिक में डिस्कशन होगा। जेंटली इंक्लाइंड रॉकी फ्लोर क्लोज टू द माउंटेन एट देयर फुट, क्लोज टू द माउंटेन एट देयर फुट with or without thin cover of debris are called pediments। क्या होता है जेंटली इंक्लाइंड रॉकी फ्लोर, जेंटली इंक्लाइंड, ठीक है, रॉकी फ्लोर एट द फुट ऑफ द माउंटेन डेफिनेटली, ठीक है, थिन कवर ऑफ द डेब्रिस, बहुत ही हल्का, मोटी परत नहीं होगी, हल्की परत होगी, उसी को हम पेडिमेंट्स कहते हैं। वाटर एंड विंड स्लोली इरोड एंड डिसइंटीग्रेट रॉक सरफेस, स्वाभाविक सी बात है, पानी बहेगा या हवा चलेगी तो ये डिसइंटीग्रेटेड हो जाएंगे। दे रिड्यूस माउंटेन रेंज इनटू अ सीरीज ऑफ द पेडिमेंट्स एट द बेस, ठीक है, तो क्षरण होते होते हर एक ज्यादातर पहाड़ों के फुट पे क्या होता है कि इस तरीके से पेडिमेंट्स बन जाते हैं। ठीक है, दिस पेडिमेंट जेंटली स्लोप आउटवर्ड वेयर दे coalesces with each other to form a one large plain which is the पैडी प्लेन्स। इस तरीके से कई सारे अगर ये सीरीज जा रही पहाड़ों की और सबके फुट पे बन गए हैं तो ये क्या हो जाएंगे, पैडी प्लेन्स हो जाएंगे। भाई इस तरीके से पेडिमेंट्स है, कई सारे पेडिमेंट्स बन के पैडी प्लेन बना देंगे। ठीक है, पैडी प्लेन। नाउ प्लेस क्या चीज, इट इज आल्सो कॉल्ड पैन, फ्लैट और ड्राई लेक भी कहते हैं इसको हम, प्लेस को। फ्लैट बॉटम डिप्रेशन फाउंड इन इंटीरियर डेजर्ट, बहुत ही अंदर जब हम जाते हैं डेजर्ट में, रेगिस्तानों में, ठीक है, इंटीरियर डेजर्ट बेसिन और एडिशन टू कोस्ट विद इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन में, एरिड रीजन हो या सेमी एरिड हो, ठीक है, periodically covered by water that slowly filter into the groundwater system or evaporate into the atmosphere। तक एक समय था कि जब उसमें पानी था मगर धीरे धीरे या तो रिस के फिल्टर होकर नीचे चला गया है या तो इवापोरेट हो गया, तो इस तरीके के ड्राई लेक को हम प्लेस कहते हैं। ठीक है, डेजर्ट एरिया में। ये देखिए ये एलुवियल फैन, ठीक है, और यहाँ पे ये पैडी प्लेन्स, धीरे 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 ये आप देख रहे हैं इरोजन हुआ, ये एलुवियल फैन बने, ये इस तरीके से ये प्लाया लेक है डेवलप्ड हो जाती है, क्योंकि यहाँ से जो पानी आया है, जो अगर माउंटेन के ऊपर थोड़ी बहुत भी ग्लेशियर थे वो पिघल के बने वाटर, इस तरीके से तो यहाँ पे कलेक्शन हो गया, वो तो आगे जा जाके कलेक्शन हो गया। ठीक, और ये धीरे धीरे क्षय होते होते ये एक प्लेन में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, इन्हीं को हम पैडी प्लेन्स कहते हैं। ओके, ना ये देखिए ये हैं प्लायास, ड्राई लेक्स। ओके, अभी आपको लग रहा है इसमें पानी है मगर धीरे धीरे ये इवापोरेट होते हैं और यही प्लायास होते हैं, ड्राई लेक हो जाते हैं। ठीक है ना, डिफ्लेशन हॉलोज एंड केव्स। डिफ्लेशन हॉलोज क्या, वेदर्ड मेंटल फ्रॉम ओवर द रॉक और बेयर सॉइल। डेफिनेटली बात है कि मेंटल धीरे धीरे वेदर्ड होता है, अच्छा होता है, get blown out by the persistent movement of winds current in one direction। अगर एक ही डायरेक्शन में विंड चलती रहेगी तो धीरे 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 उनका इरोजन होता रहेगा। दिस प्रोसेस में क्रिएट अ शैलो डिप्रेशन कॉल्ड डिफ्लेशन हॉलोज। इस तरीके के शैलो डिप्रेशन को हम डिफ्लेशन हॉलोज कहते हैं। ठीक है, मशरूम टेबल और पेडिस्टल रॉक्स काफी इंटरेस्टिंग है, देखिएगा। मशरूम रॉक किसको कहते हैं, आल्सो कॉल्ड रॉक पेडिस्टल, इनको हम रॉक पेडिस्टल्स भी कहते हैं, पेडिस्टल्स रॉक, या रॉक पेडिस्टल क्या है या पेडिस्टल रॉक क्या है। नेचुरली ऑकरिंग रॉक whose shape as its name
implies resemble a mushroom। ये देखिए, ये विंड के बार बार एक ही डायरेक्शन में चलने की वजह से इस तरीके से ये ऊपर तो रुक जाते हैं मगर नीचे का क्षरण होता है, ये धीरे धीरे इस तरीके से, ये या तो इधर या तो इधर से। ओके ना, ये है मशरूम, या धीरे धीरे ऊपर का भी क्षय होता है तो ये टेबल के फॉर्म में बदल जाएंगे भाई, नीचे ये पिलर टाइप का और ये ऊपर टेबल बन जाएगी। ओके ना, डिपोजिशनल लैंड फॉर्म्स, सैंड डून्स, ये देखिए आप देख सकते हैं ये डिपोजिशनल लैंड फॉर्म्स हैं, अलग अलग बार्चियन, सेफ, ट्रांसवर्स, पैराबोलिक, लॉन्गिट्यूडनल, ये सब डेजर्ट एरिया में बने हुए लैंड फॉर्म्स हैं, डेजर्ट मींस सैंड से बने हुए। ओके ये पैराबोलिक डून्स फॉर्म्स व्हेन सैंडी सरफेस आर पार्शियली कवर्ड विद वेजिटेशन। पैराबोलिक डून्स तब बनेंगे जब पार्शियली कवर्ड हो, इस तरीके से पैराबोलिक, ठीक है। मार्चन बहुत ज्यादा गहराई और पैराबोलिक कम गहराई में, ये तब बनते हैं डून्स इस तरीके के जब वहां पे थोड़ा बहुत वेजिटेशन हो, ठीक है। सेफ ये हाफ बन जाएंगे इस तरीके से, कंप्लीट नहीं होते, इस तरीके से होते हैं, ठीक है ये। और जब इस तरीके से होंगे ऐसे, ये ठीक है पैराबोलिक, तो ये सैंड से सरफेस से और पार्शियली कवर्ड विद वेजिटेशन, जब वहां पे थोड़े बहुत उस डेजर्ट एरिया में थोड़ी बहुत भी वेजिटेशन होता, इस तरीके। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड द चैप्टर वेरी वेल। थैंक यू so much for watching this video.